तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेब सीरीज फेथ द वीनस सागा के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 का। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ब्लूम की आंखें वाइट हो गई हैं, जैसे किसी आत्मा ने उसे पोसेस्ड कर लिया है। देन हम देखते हैं कि ब्लूम को कुछ विजन्स आते हैं, जिसका उसने पहले भी जिक्र किया था कि उसको एक लेडी नजर आती है और अब वो इस वक्त को महसूस कर पाती है जिस वक्त वो पैदा हुई थी। फिर हमें कुछ हॉस्पिटल के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लेडी आती है और ब्लूम से कहती है कि जब सही वक्त आए तो मुझे ढूंढ लेना। इस लेडी का नाम होता है रोजलिंग। देन हमें दिखाया जाता है कि आयशा ब्लूम को उठाने की कोशिश कर रही है और फाइनली ब्लूम अपने होश में आ जाती है। देन ब्लूम होश में आकर आयशा से कहती है कि मैंने अभी उन्हीं विजन्स को देखा जहाँ पर मैं पैदा हो रही थी। साथ ही मैंने एक लेडी को देखा जो अपना नाम रोजलिंग बता रही थी। शायद यही वो फेरी है जिसने मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ा होगा, यानी कि हो सकता है कि इस लेडी की मदद से ब्लूम चेंजलिंग बनी हो। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लूम आकर सारी कॉलेज की पुरानी पिक्चर्स को देख रही है, जहाँ पर हर प्रोफेसर और हर टीचर की पिक्चर मौजूद थी। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी ब्लूम को वो फेरी, या हम कह सकते हैं वो लेडी, नहीं मिलती जो ब्लूम के विजन्स में आई थी। तो आयशा जवाब में कहती है कि ज़रूरी तो नहीं है सारी फेरीज अल्फ़ा कॉलेज से ही पढ़ के गई हों, यानी कि ऐसे बहुत सी दुनिया है और ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पर फेरीज पढ़ती हैं, इसलिए हो सकता है कि वो किसी और कॉलेज से पास आउट हुई हों। देन सीन शिफ्ट होता है वॉरियर्स की तरफ जो अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर स्काई अपने प्रोफेसर सिल्वा को देखता है जो कि बिल्कुल भी खड़े होने की भी हालत में नहीं थे। और फिर हम स्काई और रेवन के दरमियान कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पे रेवन कहता है कि स्टेला एक अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए, वो बहुत पोसेसिव है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके रिप्लाई में स्काई कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ बहुत पोसेसिव है, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम कह रहे हो। देन रेवन कहता है क्यों, क्या वो बहुत प्यारी है और बहुत अमीर है इसलिए, यानी यहाँ पर रेवन को ये लगता है कि स्टेला बहुत प्यारी है, इसलिए स्काई उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है। देन सारा सीन शिफ्ट होता है एक क्लास की तरफ, जहाँ पर डाउनलिंग खड़े होकर अपने स्टूडेंट्स को मैजिक पे कंट्रोल करना सिखा रही होती हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि सारी फेरीज अपने मैजिक पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी, लेकिन डाउनलिंक के माइंड पोल्यूशन के बाद हर फेरी के मैजिक में कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज आ रहा था। जबकि हम देखते हैं कि ब्लूम पे सबसे ऑपोजिट असर होता है और वो सबसे बेस्ट मैजिक करके दिखाती है। ब्लूम का मसला यही था, या तो वो तीली भी नहीं जला सकती थी और अगर जलाती थी तो पूरी दुनिया ही जला देती थी। लेकिन इस बार डाउनलिंग ने उसे तीलियों के ढेर में से एक तीली जलाने के लिए कहा था, जो उसने बहुत आसानी से जला भी ली थी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रोफेसर बेंस मास्टर सिल्वा की कमर में, या कह सकते हैं उनके जख्म में, वही जैन पैक लगा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनका जख्म काफी बढ़ भी चुका है। देन फिर हमें उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जिस भस्म शक्ति ने उन पर जानलेवा हमला किया है वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उस भस्म शक्ति को मार ना दिया जाए। देन हम उस सेक्रेटरी और बेट्रिक्स को साथ देखते हैं जो इन कामों में लगे हुए थे कि काश वो डाउनलिंग के उस मैजिक को खत्म कर सकें जो उसने तहखाने पे किया हुआ है। देन सेक्रेटरी जवाब में बेट्रिक्स को कहता है कि ये बहुत पुराना जादू है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ब्लूम और तारा को साथ बैठे हुए, जहाँ पे ब्लूम तारा से कहती है क्यों ना तुम अपने फादर की एयर बुक मुझे ला कर दे दो, क्योंकि उस बुक में बहुत सी टीचर्स की फोटो है, तो ऐसा हो सकता है उस लेडी मिस रोजलिंग की भी फोटो उसमें हो। देन तारा कहती है एयर बुक को लाना बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज पॉसिबल है कि जब मेरे फादर मास्टर सिल्वा की पट्टी में लगे होंगे तो मैं उस बुक को ले आऊंगी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्काई को जो अपने मास्टर सिल्वा के पास आकर उनसे बातचीत कर रहा होता है, जहाँ पर हम ये नोट करते हैं कि प्रोफेसर सिल्वा की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो स्काई मास्टर सिल्वा से पूछता है क्या हमारी स्पेशलिस्ट ने उस भस्म शक्ति को ढूंढ लिया जिसने आप पर हमला किया था। तो जवाब में मास्टर सिल्वा कहते हैं कि हो सकता है जंगल में एक से ज्यादा भस्म शक्तियां हों। देन सारा सीन शिफ्ट होता है ब्लूम और आयशा की तरफ जो अपने रूम में बैठ के अपना अपना काम कर रही होती हैं। एक तरफ तो ब्लूम उस एयर बुक में उस लेडी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ आयशा अपने वाटर मैजिक पे पूरा फोकस कर रही होती है, क्योंकि सुबह की क्लास पे जो उससे गलती हुई उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसी गलती कर सकती है। देन उन दोनों को तारा की चलाने की आवाज आती है, तो जब वो उसके पास जाती हैं तो तारा कहती है कि मुझे आई मेकअप करना नहीं आता, इसलिए आज रात की पार्टी के लिए क्या तुम दोनों मुझे तैयार कर सकती हो। देन सारा सीन शिफ्ट होता है मास्टर सिल्वा की तरफ जो डाउनलिंग से कह रहे होते हैं कि हमें आज रात ही सोलारिया के सिपाही मंगाकर उस भस्म शक्ति पर हमला करना चाहिए, जहाँ पर वो टीम के हेड मार्को से भी बात करते हैं। तो मार्को कहता है कि हम सुबह ही उस भस्म शक्ति को ढूंढ कर मार भी देंगे, लेकिन डाउनलिंग कहती है कि प्रोफेसर सिल्वा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम्हें ये काम आज रात ही करना पड़ेगा।
देन सारा सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी पर जहाँ पर अब तारा के साथ साथ ब्लूम और आयशा भी पहुंच चुकी होती हैं फुल तैयार होकर। और यहाँ पर हम प्रॉपर पार्टी का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर यूथ पूरा इंजॉयमेंट कर रही होती है, कुछ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे तारा बैन के लिए वीट की कुकीज बना के लाई थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डैन बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो कुकीज़ खाने के बाद सब नशे में चले जाते हैं और नशे में रेवन ब्लूम के पास आके कहता है तुम्हें पता है पिछले साल स्टेला ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया था? तो ब्लूम पूछती है हाँ बताओ कि पिछले साल क्या हुआ था? तो जवाब में रेवन कहता है कि स्टेला की बेस्ट फ्रेंड को रेवन बहुत पसंद था और फिर एक दिन स्टेला ने अपनी बेस्ट फ्रेंड और स्काई को एक साथ एक रूम में देख लिया था, जिसके बाद अगले दिन जब वो लड़की उठी तो वो अंधी थी। हालांकि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स तो यही मानते हैं कि उसको अंधा करने में हाथ तो स्टेला का था, लेकिन आज तक इस बात को कोई साबित नहीं कर पाया। अब हमें तो पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। उसके बाद ब्लूम कहती है ठीक है मैं कुछ और ड्रिंक्स लेने के लिए पीछे बैकयार्ड में जा रही हूँ। जहाँ पर जाने के बाद ब्लूम को कूड़े के डब्बे में भी कुछ पिक्चर्स मिलती हैं। उन्हीं फोटोज में उसे रोजलिंग भी नजर आ जाती है जिनकी फोटो वो अपने फोन में क्लिक कर लेती है। फिर एकदम वहाँ पे बेट्रिक्स आ जाती है तो ब्लूम वो फोटोज दिखाकर कहती है कि क्या तुम इसको जानती हो? तो बेट्रिक्स उन फोटोज को देख के समझ आती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो ब्लूम से पूछती है तुम आखिर इन फोटोज के बारे में मेरे से ही क्यों पूछ रही हो? तो ब्लूम कहती है मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी, कॉलेज में आज तक इनकी फोटो नहीं नजर आई और आज कूड़े में इनकी फोटो नजर आई है। देन नेक्स्ट सीन में हम सैम और म्यूसा की केमिस्ट्री को देखते हैं और वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि म्यूसा कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी के आने की फीलिंग आ रही है। तो सैम वहीं से पीछे वाली दीवार से निकल जाता है और वहाँ पे टारा आती है और टारा आके पूछती है क्या मेरी और डैन की बात बन सकती है? तो म्यूसा कहती है कि हाँ अगर तुम उस पर बार बार ट्राई करती रहोगी तो जरूर कोई ना कोई बात तो बन ही जाएगी। देन हम नेक्स्ट सीन में स्काई को देखते हैं जो नशे की हालत में स्टेला के पास आता है और उससे आके पूछता है कि तुमने पिछले साल अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ। तो स्टेला गुस्से में आ जाती है और जवाब में कहती है कि उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर वहाँ पर स्काई के पास मास्टर सिल्वा का मैसेज आता है द बर्न वन इज डेड, यानी कि जो भस्म शक्ति है उसको स्पाइयों ने मार दिया है। दिन सारा सीन शिफ्ट होता है बेट्रिक्स और सेक्रेटरी पर जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं। यहाँ पर इतनी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद भी उस सेक्रेटरी को जादू का तोड़ नहीं समझ आता। तो फिर एकदम बेट्रिक्स उस सेक्रेटरी को उसी दरवाजे में धक्का दे देती है जिसकी वजह से वहाँ का मैजिक टूट जाता है। हालांकि इस वजह से सेक्रेटरी की पूरी बॉडी पर असर पड़ता है और वो वहीं पैरालाइज हो जाता है, लेकिन मौका मिलते ही बेट्रिक्स उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक सीक्रेट था। फिर सारा सीन शिफ्ट होता है स्काई पर जो मास्टर सिल्वा से मिलने आता है और उससे पूछता है अगर द बर्न यानी कि भस्म शक्ति मर गई है तो अभी तक आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? हाँ। तो जवाब में मास्टर सिल्वा कहते हैं कि जिसने मेरे पे हमला किया था शायद वो बच गई है और कोई और भस्म शक्ति मर गई हो। तो ये सुनकर स्काई खुद तैयार हो जाता है उस भस्म शक्ति को मारने के लिए, लेकिन मास्टर सिल्वा उसको रोक देते हैं। तो इसके रिप्लाई में स्काई कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे फादर भी लड़ते लड़ते मर रहे हैं इसलिए मैं भी लड़ते लड़ते ही मरूंगा। आप ही ने तो मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं ऑलरेडी एक फादर को खो चुका हूँ और मैं दूसरे को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं खुद अकेले जाके उस भस्म शक्ति को खत्म करूंगा। और अगले ही सीन में हम ब्लूम और आयशा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर ब्लूम आयशा को बताती है कि मैंने रोजलिंग की पिक्चर को ढूंढ ली है। पूरे कॉलेज में तो उनकी पिक्चर्स कहीं भी नहीं है, लेकिन बैकयार्ड में कूड़े के डब्बे से मुझे उनकी कुछ पिक्चर्स मिली है और अब जाके मुझे डाउनलिंक से बात करनी ही पड़ेगी कि माजरा क्या है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चेंजलिंग होने का कोई ना कोई सबूत और रोजलिंग के पास है ही। तो आयशा कहती है इस वक्त मैं नशे में हूँ और तुम भी नशे में हो, इसलिए प्रिंसिपल ऑफिस में जाना अभी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए तुम ये बात सुबह करना। लेकिन ब्लूम उस पर जोर डालती है क्योंकि डाउनलिंक ने सुबह सब फेरिस के माइंड पे कुछ मैजिक किया था, इसलिए सब फेरिस के माइंड अब चेंज हो चुके थे। जहाँ पर आयशा ब्लूम की हर वक्त मदद करती रहती थी तो अब उसकी मदद करने से मना कर रही थी। तो ब्लूम आयशा को कुछ नहीं कहती और वो खुद ही हेडमास्टर के रूम में यानी कि डाउनलिंक के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर पूछती है आखिर मेरे और रोजलिन के दरमियान क्या रिश्ता है, उनकी फोटो किसी भी एयर बुक में क्यों नहीं है और बस कबाड़ में ही क्यों है। तो रिप्लाई में डाउनलिंक कहती है कि हाँ ये मेरे से पहले इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी और वो दौर बहुत ज्यादा ही बुरा था, लेकिन यहाँ पर ब्लूम फिर भी उनसे मिलने की जिद करती है। तो यहाँ पे डाउनलिंक कहती है वो तो मर चुकी है, इवन उनको मरे हुए 16 साल हो चुके हैं। ब्लूम को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाती। तो फिर वो उन्हीं स्टोन सर्कल के पास जाती है और वहाँ पर वो अपना गुस्सा निकाल रही होती है कि आखिर मेरे पैदा होने का मकसद क्या था और मुझे चेंजलिंग क्यों बना दिया गया है, मेरे माँ बाप मुझसे गुस्सा क्यों करते हैं और ये रोजलिंग कौन है।
ये सब बातें उसको इतना गुस्सा दिलाती हैं कि उसकी पावरफुल पोटेंशियल में निकलती है और उसे एक पावरफुल फेरी बना देती है। और अगले ही सीन में वो रोने लग जाती है और फिर उसके पास स्काई आ जाता है। स्काई उसे वहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। तो ब्लूम उसे सारी बात बताती है कि मैं एक चेंजलिंग हूँ, लेकिन मेरा तो ठीक है, तुम यहाँ पर इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मास्टर सिल्वा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए उस भस्म शक्ति को मारने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर स्काई सीधा जंगल की तरफ भागता है। ब्लूम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन ब्लूम जानती थी कि वो अकेले उस भस्म शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकेगी, इसलिए वो जाते जाते अपने रूममेट्स को भी मैसेज कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है बेट्रिक्स की तरफ, जो उस तहखाने में एक चमकती हुई वॉल की तरफ जाती है और उस चमकती वॉल में एक वही गहरा राज छुपा हुआ था। तभी तो डाउनलिंक ने उसे अपने इतने पावरफुल मैजिक से प्रोटेक्ट किया होता है। जब बेट्रिक्स उस लाइट को टच करती है तो उसे बहुत जोर का करंट लगता है और वो समझ जाती है कि ये भी एक बहुत पुराना मैजिक है जिसको वो खत्म नहीं कर सकती, इसलिए वो वहाँ से परेशान होकर निकल जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है स्काई और ब्लूम पर। हम उन्हें जंगल में देखते हैं जहाँ पर उन्हें किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक भस्म शक्ति आती है जो उन पर हमला कर रही होती है, लेकिन स्टेला अपने रूममेट्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है और फिर ये सारी फेरीज अपनी फुल पावर और फुल पोटेंशियल के साथ इस भस्म शक्ति का मुकाबला करते हैं। और उसके बाद स्काई अपनी तलवार मारता है भस्म शक्ति को, जिसके बाद हमें वो हारती हुई नजर आती है। और साथ ही फिर म्यूसा आगे जाती है और कहती है कि वह अपनी माइंड पावर से ये फील कर सकती हूँ कि ये जिंदा है। और फिर साथ ही भस्म शक्ति दोबारा उठती है और इन पर हमला करने लगती है, लेकिन फिर साथ ही डाउनलिंक की एंट्री होती है जो उसको अपने मैजिक से पूरी तरह से खत्म कर देती है। देन अगेन सीन शिफ्ट होता है बेट्रिक्स की तरफ, जो उस तहखाने से बाहर आकर उस सेक्रेटरी से बात कर रही होती है और कहती है कि हमने एक दरवाज़ा खोलने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अंदर तो एक और दरवाज़ा है। खैर मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर पूरे पैरालाइज हो चुके हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकूं, इसलिए ठीक होने के बजाय तुम मर जाओ तो बेहतर है। और फिर बेट्रिक्स अपनी फुल पावर के साथ उस सेक्रेटरी को वहीं पर ख़त्म कर देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मास्टर सिल्वा की तरफ, जिनकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि ये वही भस्म शक्ति था जिनने इन पर हमला किया था, इसलिए वो स्काई को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ डाउनली गुस्से में आती है और सब लड़कियों को डांटती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग को जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए था, तुम लोग को इस तरह तो कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। फिर डाउनली यहाँ से चली जाती है और माइंड रीड करने वाली मूसा कहती है कि ये हमें नहीं निकालेंगी, क्योंकि वो गुस्से के साथ साथ प्राउड भी फील कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, तीनों हेडमास्टर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, यानी कि पेन, डाउनलिंक और सिल्वा, जहाँ पर डाउनलिंक दोनों हेडमास्टर्स को बताती है कि ब्लूम को विजन आया था रोजलिंग का, और अगर रोजलिंग ने उसकी मेमोरी में कुछ सेव किया है तो इसके पीछे उसका जरूर कोई मकसद होगा। जिसके रिप्लाई में दोनों हेडमास्टर यानी कि पेन और सिल्वा कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें रोजलिंग और ब्लूम को मिलने से पहले ही रोकना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम उसी तहखाने में उस चमकती हुई चीज को, और थोड़ा सा जूम होता है तो हम देखते हैं कि उस तहखाने के अंदर कोई और नहीं बल्कि रोजलिंग ही है, जिसके पीछे इतना कुछ हो रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 भी खत्म होता है। तो आगे क्या होगा, क्या रोजलिंग बैट्रिक के साथ मिलकर इस पूरे कॉलेज को ही खत्म कर देंगी? तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।